Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज़ में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज़ आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। वेरी फर्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके उसके एक एक ऑर्गेनल्स पढ़ते जाएंगे। साइटोप्लाज्म में जैसे मैंने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर के ऑर्गेनल्स निकाल दो ना, तो जो खाली लिक्विड रह जाता है उसको साइटोसॉल बोलते हैं, दैट इज द साइटोसॉल। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यानी उसके जो अपने ऑर्गन्स हैं इनसाइड, वो सब इस तरह से हैं। वी नो, वी मूव अहेड। फर्स्ट वी टेक इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी नो, जैसे मेम्ब्रेन नाम सजेस्ट होता है, बहुत पतला होता है। इट इज अ वेरी थिन शीट। इलास्टिसिटी इज सर्टेनली देयर. It is living because it has that capacity to let things come in and go out. So definitely it is living, and it is semi-permeable. Semi-permeable means not all the things move out and all the things come in. Very few selectively permeable. Semi-permeable, that is selectively permeable. Selectively permeable का मतलब ये होता है कि जो जरूरी चीजें हैं वो रिटेन हो जाती है और जो यूजफुल नहीं है वो बाहर वो ड्रेन कर सकता है थ्रू द मेम्ब्रेन। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इंक्लूड्स टेम्परेचर है, जो उसके अपने अंदर के ऑर्गन्स को सस्टेन करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, उसकी इक्विलिब्रिटी, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना ही होम्योस्टैसिस कहा जाता है। कि इस तरह से कि वो उस जगह पे सरवाइव कर जाए और वो एग्जिस्ट करे, उसकी लाइफ वो वहां पूरी करे वो सेल। ओके, क्योंकि अगर ये सब चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली अ सेल डाइज। सेल की डेथ कैसे होती है? जब कोई इन्वेडर आ जाता है, जब कोई इंजुरी ऐसी होती है, तब वो अलग चीज है। लेकिन सपोज अगर इन्फेक्शन हो रहा है सेल को, तो सेल की कैपेसिटी है डिफीट करने की, डिफेंड करने की, वो अपना ट्राई करता है। बट वही बात है ना कि जब तक कि उसकी वो होम्योस्टैसिस शफल नहीं होती है, जब तक उसको कोई छेड़ता नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो जाती है उसके सर्वाइवल को, तब प्रॉब्लम होती है। अभी अपने जो कोरोना वायरस हम देख रहे हैं, जो पैंडेमिक है, वो क्या कर रहा है? वो इसी तरह से कर रहा है ना, ह्यूमन बॉडी में जा रहा है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। सबसे पहली चीज तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, जो है सो है। ये बेसिकली हम जो डेथ्स देख रहे हैं ना, ज्यादातर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, पहले से जिनको थोड़ी बीमारियां ना, उस तरह के लोगों को है। हाँ, ये भी है कि जिनको बीमारियां नहीं है वो भी डेथ्स हुई है, बट वो आंकड़े थोड़े से कम हैं। ये आंकड़े ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनकी अपनी जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी लग गई है, उनका होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो गया है, उनकी सर्वाइवल में वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हो गई है, डायबिटिक हैं, डिफेंडिंग कैपेसिटी पहले से कम है। तो इस तरह से होता है कि फिर ये वायरस जैसे अंदर जाता है, उसकी फाइट करने की क्षमता उस बॉडी से, उस सेल से उतनी मिलती नहीं है, समझे? तो फाइटिंग कैपेसिटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। नाउ दैट फाइटिंग कैपेसिटी चाहे जो हो, यू हैव टू बी मेंटली फर्स्ट strong. Even if it happens to you, you should not panic, and that will definitely go into your that definitely conducts the same kind of strength even to your physical fitness. फिजिकली आप लाख अच्छे भी होगे, काढ़ा पी के सब पी के रहोगे, लेकिन डरते भी रहोगे ना तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए मेंटल फिटनेस इज वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, देन इंक्लूड्स योर फिजिकल, एंड देन एज पर योर बॉडी वट एवर नॉर्मेलिटी यू हैव मेंटेन टिल नाउ, वो उसके बेसिस पे वो आपके बॉडी सेल्स फाइट करेंगे, एंड देन यू विल बिकम अ कोरोना वॉरियर। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे है कि हम जब सेल पढ़ रहे हैं ना, तो ये सेल्यूलर लेवल पे इसलिए ये बताना पड़ा मुझे आपको कि यही है कि जब हर एक ऑर्गेनल सेल की फिट है, जब वो शरीर फिट है, तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकते, वी कैन फाइट, देयर इज नो नीड टू पैनिक। ओके, एंड हियर this is a semi-permeable membrane, plasma membrane, selectively permeable membrane, thin है, elastic है, living है, and it is made up of how many layers?
2 layers of lipid. Lipid means fat molecules. और उस फैट मॉलिक्यूल्स के बीच में सैंडविच की तरह है ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, those that are floating. Now this thickness varies from 75 to 110. Okay, this unit you need not remember, that is a microscopic unit. Okay, this is 75 to 110 and can be observed under electron microscope only. Definitely जब electron microscope आया था तभी हमने ये सारे ऑर्गेनल्स डेप्थ में तब से देखना शुरू किया और समझा कि ये चीज है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस वैसे ही है कि डेफिनेटली वो शेप और साइज दे रहा है सेल को, डेफिनेटली वो इंटरनल कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अंदर की चीजों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है. इट इज गिविंग अ बाउंड्री एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से वो क्या कर रहा है कि जो चीजें जरूरी है वो रख रहा है, बाकी वो थ्रो आउट कर रहा है. इस तरह से इट मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, राइट. ये सब आपको अभी मैंने छोटे से एग्जाम्पल पे समझाया था. इज दैट क्लियर? हेलो, यस मैम. कोई डिफिकल्टी है? नो मैम. ओके, तो ये एक ऑर्गेनल हुआ है अपना, ऑर्गेनल नहीं सॉरी, एक पार्ट हुआ है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ऑर्गेनल्स तब जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं वो हम शुरू करेंगे. या sorry, yeah, now the cell wall. Cell wall is the outermost membrane of a cell. Means this is somewhere which is bounding the cell membrane also. Okay, and this has to be strong, this has to be strong, this has to be rigid. Flexibility ठीक है, but ये strong है, वो दिख भी रहा है, आप लोगों ने डायग्राम्स देखे हैं इसके. तो this is that which is not, because इसका कोई काम नहीं है कि इसको कुछ सीव करना है, कुछ अंदर जाने देना है, बाहर आने देना है, कुछ ऐसा कुछ करना है. इसका काम केवल ये है कि इसको प्रोटेक्ट करना है बस. उसको प्रोटेक्ट करना है सेल को, या और डिहाइड्रेट नहीं होने देना है सेल को. डेफिनेटली जिस तरह से ये है कि ये डिहाइड्रेट नहीं होने देगा सेल को, बट टफ है, रिजिड है. जिस तरह से इसकी मेकअप है, इट इज नॉन लिविंग है, हैज गॉट नथिंग टू डू विथ सेमी परमिएबिलिटी और एनी काइंड ऑफ परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी जैसे एक छलनी होती है ना, जो चीजें हमें चाहिए वो ऊपर रह जाए, अंदर बाकी की चीज निकल जाए, वैसे ही वो कहने का मतलब वही है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस आल्सो. हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से बाहर जो चीजें निकलती हैं मेम्ब्रेन के लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ, उसको ही ऑस्मोसिस कहा जाता है. और वही जो है ऑस्मोसिस जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग चीज जो है उससे कुछ ऐसी चीज जो है जो लोअर की तरफ जा रही है, जहाँ पे उसकी जरूरत है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. और वो सब चीजों के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड होती है, वो सब उसके लिए एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है जो सेल्स में जरूरी होती है. एंड दैट इज द वे दिस कंडक्शन टेक्स प्लेस, जिसको हम सेमी परमिएबिलिटी बोले, कंप्लीट परमिएबिलिटी बोले. ओके, दैट itself tells you that these things have a living character. Overall the cell is a living character, but cell wall एक particular जो सेमी ये membrane के बाहर का जो ये boundary है वो non living है, क्योंकि it is just like it has to give a shape, a rigidity to the cell. Okay, protect the cell, and it is made up of these components: cellulose और glucose, जो strong कर सके उसको, hemicellulose, pectin. ठीक है, थिकनेस इज 50 to 1000. एंड एज आई टोल्ड यू फंक्शन में क्या है, डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी दे रहा है, प्रिवेंट्स ड्राइंग अप, सेल एक्सपैंड नहीं होने देता, उसका सेल शेप चेंज नहीं होने देता है, प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप. ना जब ये बात कह रहा है मतलब ये तो तुरंत आ रहा है दिमाग में अपने कि बराबर है, सेल का एक्सपेंशन नहीं होने देगा, जितना भी अंदर का टेम्परेचर रहेगा, चाहे जो भी उसका प्रेशर रहेगा, वो कंट्रोल करने के लिए बाकी ऑर्गेनल्स को काम पे भले लगाएंगे, वो लग जाएंगे, मगर ये उसको फ्लोट होके एंड इट विल नॉट टिल अ कैपेसिटी ट्राई टू मेंटेन इट्स शेप. और बाहर के कोई भी पैथोजेंस अंदर नहीं जाने पाए, इसके लिए भी होता है. इसके लिए तो वो ये सब जो सेल्यूलोज है या पेक्टिन है, ये ग्लूकोज एंड प्रोटीन बाउंडेड रहते हैं बेसिकली टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई एक्सटर्नल वायरस वगैरह भी ना इन्वेड कर पाए, जो आजकल ये कर ले रहा है. दिस वायरस दैट इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी इज
actually has got a spike, you know, that proteins which is entering into our body cells, it can make a easy path. And because it can make a easy path, इसके लिए है कि try to be away from this, don't let it enter. क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जो पैथोलॉजी होते हैं ना, जो क्रियाएं होती है ना शरीर में, वो सब जो इम्यूनिटी हम बोलते हैं उस पर ही डिफर करती है. जिसको हम जो पैथोलॉजी होती है उसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं. जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म यानी जो उस टाइम पे एंजाइम्स रिलीज होती है, जो टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं उस वायरस की वजह से, वो सब बॉडी के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से होती है वो बर्दाश्त करने के लिए. या कि यहाँ पे ये कहने का मेरा मतलब है कि ये सेल वॉल जो है ये स्ट्रांग होना है. स्ट्रांग होने का ये कारण है, इट हैज ऑल दीज फंक्शंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस. Give it a proper shape, rigidity, protection, prevent from dehydration. Okay, drying up of or desiccation of cells. That is to prevent the cells from dehydration. Is that clear? Yes, ma'am. समझ में आया आप लोगों को? तो अभी तक हमने शुरू से यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है कि क्या है सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके टाइप्स, यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, या फिर उसका साइज, शेप. फिर स्ट्रक्चर में हम उतरे, तो स्ट्रक्चर में हमने पहले 3 मेन स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया कि बाहर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, देन द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इंक्लूड्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, and then we know that cytoplasm also includes many other cell organelles. We started with the plasma membrane. One by one we are going into their depth of structure and function, but up to whatever you have studied in school, nothing beyond that. This is what is basically required for your knowledge for the pre-exam. Okay, बहुत ज़्यादा उसको confuse होके नहीं, क्या है उसकी आइडेंटिटी, क्या है उसका काम, क्या है ये, क्या है, बस ये हमको मालूम होना चाहिए और क्यों है. या तो एक बार ये आप समझ जाओगे तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे बायो में ना, इट इज ऑल रिलेटेड, देन नथिंग विल कंफ्यूज यू. ओके, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द डॉट लाइक स्ट्रक्चर. इफ यू सी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, वेरी अप्रोप्रिएट. अगर स्टेन करेंगे हम उसको किसी भी स्टेन से, जो स्टेन्स यूज किए जाते हैं स्लाइड प्रिपरेशन में, वो बहुत प्रिसाइसली दिखता है, एकदम अच्छे से दिखता है. वो कलर जो होता है ना स्टेन का, वो ज्यादा वहां ही दिखता है न्यूक्लियस में. ओके, तो दिस न्यूक्लियस इंक्लूड्स व्हाट? न्यूक्लियोलस, and that nucleolus includes chromatin network, chromatin fibers, where it has chromosomes, and all this are important for cell division. Cell division कभी भी जो होता है ना, तो it begins from it is either meiosis या mitosis. तो आगे जब सेल डिवीजन आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, मगर ये नाम याद रखना है कि जब डिवीजन की बात होती है तो ये कुछ 2 नाम है जो याद रखना है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, ठीक है. तो दिस बॉडी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के बीचों बीच रहता है. इसकी अपनी डायमीटर होती है 10 to 25, and it has all those things which are important for cell division, and few important information जैसे दिए, you can just keep in your minds कि it is undeveloped in bacteria. Bacteria we saw ना, chromatin network कैसे खुला पड़ा था, it was not bounded, कैप्सूल था, मेम्ब्रेन था, सेल वॉल भी था, फ्लैजिला था, बाकी ऑर्गेनल्स नहीं कह सकते, बट ये थे, क्या बोलते हैं, दोज राउंडेड बॉडीज वर देयर, dots were there, and in that there was something ribbon kind of thing lying in the cytoplasm. वो क्या था? वो chromatins fibers थे. वो membrane नहीं थे, उनके बाहर कोई boundary नहीं थी. तो these guys, no, they are nucleus is undeveloped in them, undeveloped in bacteria, blue-green algae, and most of the cells are uninucleated, means ज़्यादातर cells को एक ही nucleus होती है. They have only one nucleus. ठीक है, this is all that you have to remember about nucleus. Got it? Clear? Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी हो आप लोग पूछ सकते हो. हाँ, डोंट
postpone it for some other time if you want any kind of more information or you have not understood, तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें एक चीज और जो मैंने पहले बताई है आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज अ कलरलेस डेंस सैप लिक्विड ओनली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वी नो दैट। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। फाइबर्स में क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म, डी इज फॉर डीऑक्सी ribonucleic deoxyribo, deoxyribo is D, nucleic and acid, deoxyribonucleic acid and protein histone. These fibers they condense to form chromosomes during cell division. Okay, ये fibers ही divide होते हैं, fibers इस तरह से divide होते हैं और कम होते हैं ताकि उसके जो chromosomes हैं उसमें फॉर्म हो सही तरीके से इन देयर काउंटेबिलिटी कि वो अच्छे से डिवाइड हो पाए, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, दे आर कॉल्ड जीन्स। और जीन्स जो होता है वी नो दे ट्रांसफर द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू सिबलिंग। जो डीएनए होता है उसी के अंदर सारा कंटेंट होता है। जीन्स का जो पेरेंट जीन्स है, जब उनके अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं तो डेफिनेटली दैट ऑफस्प्रिंग हैज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी टू द पेरेंट, इफ नॉट इन लुक्स देन इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स पे, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस पे। इन अ वे दीज जीन्स जो क्रोमैटिन फाइबर्स में रहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर, टू कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट के कैरेक्टर्स फिजिकली दिखने में ही नहीं होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के भी जो अपने फंक्शंस होते हैं, इफ दे आर प्रोन टू लाइक कि पेरेंट्स आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज, तो थोड़ा बहुत वो कभी कभी ऑफस्प्रिंग्स में भी आ जाते हैं। ओके, तो ट्रांसफर कैन बी इन एंड आउट बोथ, विजिबल नॉन विजिबल। नाउ न्यूक्लियस के फंक्शन पे हम आए। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ एनी प्लेस, whether you see whatever it is, like even if any important person is always the center of attraction, same way as the nucleus. Nucleus is again a very important part of your cell, so it is in the center, given the whole space, and it performs most of the activities. All most of the activities are somewhere, सब जो एक्टिविटी होती है ना हमारे सेल के अंदर, उसको जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना हमारे ह्यूमन बॉडी में, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने वाला कौन है एक सेल में, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है कि उसके पास क्रोमैटिन फाइबर्स है, उसके पास डीएनए जीन्स हैं, और वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये आपने अपने पेरेंट सेल से पाया है। तो आप जब उस सेल्स के एक व्हाट डू यू से योर प्रोडक्ट ऑफ दैट सेल, आप उस सेल के एक प्रोडक्ट हो, तो आपके सेल में भी वो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ आई होगी, न्यूक्लियस में आई होगी, सेल के न्यूक्लियस में आई होगी, और वहां से वो सब जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कि भाई इनके पेरेंट सेल का इस तरह से कंडक्शन होना चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए, इस तरह से वो होना, ऑर्गन का काम होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक तुम्हें यही इसी तरह से करना पड़ेगा, या तुम्हारी ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हें ये कम होगा, वो होगा। तो इस तरह से सारे फंक्शंस कहाँ हैं, दैट इज ऑल इन द न्यूक्लियस। कंट्रोल सिस्टम सारे सेल एक्टिविटीज का इट इज इन द न्यूक्लियस, which includes metabolism, protein synthesis, growth and cell division. और डेफिनेटली जब हम जानते हैं कि उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट चीज है क्रोमैटिन फाइबर्स, तो डेफिनेटली it not only has DNA, it also synthesizes ribonucleic acid to constitute ribosomes to produce protein for the cells. Okay, and stores hereditary information and genes, we know that. All right, समझ में आया आपको? हाँ मैम। नाउ वी गो टू साइटोप्लाज्म। तो अभी तक आप देख रहे हो हम बाहर से अंदर जो आ रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, वी हैव फिनिश्ड विद न्यूक्लियस, नाउ वी आर गोइंग टू साइटोप्लाज्म। और एक बार साइटोप्लाज्म होगा फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो साइटोप्लाज्म जैसे हम जानते हैं, प्लाज्म मीन समथिंग जेली लिक्विड लाइक,
ओके, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहिए या साइटोप्लाज्म कहिए, समथिंग इन लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे ये जेली लाइक है, एंड डेफिनेटली अगर वो सारे उसके जो भी उसके अंदर वो ऑर्गन्स है, उसको अगर छान के निकाल लो तो जो पानी खाली बचता है उसको साइटोसॉल कहा जाता है। तो इतना वाटर है उसके अंदर, तो इट ऑलमोस्ट मेक्स 80% ऑफ द वाटर, 80% ऑफ द वाटर ऑफ द सेल। तो सेल का हाइड्रेशन जो है वो यहाँ मेंटेन है साइटोप्लाज्म से। और ये कहाँ पे पाया जाता है? वी नो इसके बीचों बीच न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच में इसने अपने आप को फैला के रखा है। इट इज स्प्रेड ओवर देयर, इट इज लाइंग ओवर देयर बिटवीन दिस। और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो सबके अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ह्यूमन बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सबके अपने यूनिक फंक्शंस हैं, तो ये भी जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं सबके अपने फंक्शंस हैं। किसी को प्रोटीन सिंथेसिस करना है, किसी को कार्बोहाइड्रेट, किसी को लिपिड, किसी को टॉक्सिन्स थ्रो करना है, तो किसी को क्या कहते हैं अपना डाइजेशन करना है, यूटिलाइज करना है जो भी आयंस अंदर आ रहे हैं सेल के। तो उसी के आधार पे पार्टिकल्स जो इनके अंदर हैं वो सब उससे बाउंडेड रहते हैं। तो दे आर ईदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस। और ये सब जो ऑर्गेनल्स हैं वो सबके इससे ही रिलेटेड अपने अपने डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं, अपना काम होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं वो अपने काम में। और ये भी हम जानते हैं ये सारी चीजें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल है, नथिंग न्यू। बट एक डिफरेंस ये है कि आपने देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल, इफ यू रिमेम्बर, प्लांट सेल में ये सब बहुत कम दिख रहे थे और विजिबल ज्यादा लग रहे थे। एनिमल सेल में लग रहा था जैसे कितना क्राउड है। तो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। एंड यहाँ पे हम बोलते हैं कि एनिमल सेल्स में ना द साइटोप्लाज्म इज डेंसर, ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मीन्स इट लुक्स लाइक ग्रैन्यूल्स। अगर आपको उसको और अच्छे से देखना है तो और थोड़ा मैग्नीफाई करना पड़ता है। एंड ये उतना ग्रैन्युलर नहीं है प्लांट्स में। ओके, क्योंकि प्लांट्स में क्या फर्क पड़ जाता है, फूड वैक्यूल्स है, फिर उसके जो अपने क्लोरोप्लास्ट या क्रोमैटिन है वो खुद इतनी जगह लेते हैं ना कि बाकी चीजें छोटी पड़ जाती, उतनी जरूरी नहीं है, उतनी विजिबल नहीं होती, एंड दे लुक लेस, तो लेस डेंस दिखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट गोल्गी बॉडी। साइटोप्लाज्म में अब हम घुस चुके हैं। साइटोप्लाज्म हमने समझ लिया है। साइटोप्लाज्म समझ में आया है ना आप लोगों को? तो हेलो, Yes, ma'am. साइटोप्लाज्म समझ गए ना आप लोग? इट इज अ Yes. जेली लाइक लिक्विड, और उस लिक्विड के अंदर अब जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड वो जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गेनल्स हैं, दे हैव देयर ओन पार्टिकल्स, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, लिपिड्स हो, और उन्हीं से रिलेटेड वो जो भी काम करते हैं, देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन दैट। एंड साइटोप्लाज्म compounds 80% of the water volume of a cell। ठीक है, अब हम चलते हैं। इट इज डेंस इन एनिमल्स एंड लेस डेंस इन प्लांट्स। तो सेल ऑर्गेनल जो फर्स्ट हम देख रहे हैं वो गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, दिस वी नो। अब ये हमने जो देखा है, ये आप देखो, ये तो गोल्गी बॉडी इज, इफ यू सी इट, दिस लुक्स लाइक अ स्टैक। स्टैक यानी एक के ऊपर एक बिठाया हुआ लग रहा है। क्या लग रहा है? ये ऐसे जैसे कि कोई मेम्ब्रेनियस चीज है जो एक के ऊपर एक बिठाई हुई। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये जो है लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है, और ये सैक लाइक दिख रहा है, ओपनिंग्स दिख रही है इनकी। एंड टू एंड जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज्ड एंड्स हैं, क्लोज्ड एंड्स हैं, एंड दे आर लुकिंग ओपन इन इनसाइड, लाइक हियर देयर इज, इट लुक्स लाइक ये कट सेक्शन है और ओपन्ड है। एंड साइड में ये जो सर्कुलर है इनके एंड्स, उसको सिस्टर्ने कहा जाता है। और these are all membranous sacs, membranous glandular बोलते हैं, glandular membranous sacs। okay, their function and this kind of structure is why basically it is kind of a packing material. It
as you see the first function, modify, sorts and packs material synthesized in a cell. तो जो भी बाजू में प्रोडक्शंस हो रही है उसको थोड़ा सा सिंथेसाइज करना, उसको और मॉडिफाई करना, थोड़ा स्टोर करके रखना है, तो यहाँ पे वो थोड़ा काम ये कर ले रहा है। उसके अलावा इसके और भी काम है। इट डिलीवर्ड सिंथेसाइज मटेरियल्स टू वेरियस टारगेट सेल्स। अब वो रख रहा है जो भी सिंथेसाइज्ड पैक्ड मटेरियल्स है, यानी कि जो प्रोटीन्स अगर प्रोड्यूस हुआ है सेल में, लिपिड कुछ मॉडिफाई हुए हैं सेल में, तो उनको ये स्टोर करता है और स्टोर करके जहां जरूरी होता है वो उसे दे देता है। इट सप्लाइज, इट डिलीवर्स इट टू इट, एंड नॉट ओनली इनसाइड द सेल, वो चीज को ये बाहर भी डिलीवर करने में मदद करता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, एंड इतना ही नहीं, जिस तरह से इसके अंदर वो क्वालिटी है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा ये रख रहा है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। ये दो चीजें इनका अपना फंक्शन है, मगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे है? ऑन दी गोल्गी बॉडी। Okay, so very important is what it is, basically kind of a packaging organelle in a cell. Means whatever synthesized materials are produced there, present in the cell, it takes a bit into it, modifies it, खाली रखता नहीं, उसको थोड़ा और modify करता है कि किसको देना है, तो उसके लिए किस तरह की पैकिंग और करके देनी है, उसके साथ और क्या जोड़ के देना है, तो ये वो मैनेज करता है। And it delivers it. Not only all the delivery system is done inside, but it is also done outside the cell. और ये सब करने के लिए कुछ बोलते हैं ना, ये you require something to do that. तो इसके लिए ये वैक्यूल्स है और वेसिकल्स है, क्योंकि इनके जरिए वो पहुंचाता है, इनके जरिए वो उनको पहुंचाता है। उतना ही नहीं, इन सब काम में जहां जहां उसकी टच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करना, उसको स्ट्रेंथन करना, लाइसोसोम्स के प्रोडक्शन में भी वो मदद करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट गोल्गी बॉडी। ठीक है, हेलो हेलो, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हो गया ये। लाइसोसोम्स तक करके मैं आज यहाँ रोकूंगी, फिर आप लोग थोड़ा इतना ही स्टडी करके मुझे बताइएगा समझ में आया कितना है, कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो बताइएगा। ओके, लाइसोसोम्स जैसे हमने देखा कि गोल्गी बॉडी इनके प्रोडक्शन में भी मदद करता है, तो ये क्या है? लाइसोसोम इज व्हाट? और ये भी ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में हमको दिखता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ एंजाइम्स जैसे दिख रहे हैं, ये इसका अपना एंजाइम है। इसको इट हैज बीन लेबल्ड एज हाइड्रोलाइटिक। लाइटिक मीन्स टू ब्रेक, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर ब्रेकिंग एंजाइम्स। वाटर ब्रेकिंग एंजाइम्स यानी वाटर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कितनी है और किस तरह के कॉन्सेंट्रेशन में उसकी जरूरत किस ऑर्गन को है, तो उसको मॉडिफाई करने का काम इन एंजाइम्स के पास है। तो इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल्स। कभी अगर सेल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डेसिकेट हो रहा है कि वाटर लेवल लेस है, तो उसमें भी ये ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल्स इन सच अ वे दैट इट रिमेन्स अ बिट हाइड्रेटेड। ओके, तो उस तरह से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। बहुत कम एनिमल सेल्स में है, बहुत कम प्लांट सेल्स में है, और ज्यादातर ये एनिमल सेल्स में ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में यू हैव मेनी ऑर्गेनल्स जिसकी जरूरत है, और प्लांट सेल्स में तो ऑलरेडी वैक्यूल्स बड़े बड़े रहते हैं, तो वहाँ इसकी उतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूल्स जो है फूड वैक्यूल्स एंड प्लांट्स, इट इज विथ अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट अलॉन्ग विथ ग्लूकोज, तो देयर यू फाइंड दिस अ बिट लेस, क्योंकि फूड वैक्यूल्स वो काम कर रहे हैं, ये इसलिए एनिमल्स में ज्यादा दिख जाते हैं, एनिमल सेल्स में। अब जब वाटर ब्रेकिंग एंजाइम्स की बात हो रही है, तो डाइजेशन के लिए जैसे हमारे बॉडी को चाहिए कि वी रिक्वायर वाटर, वैसे यहाँ पे जब इसकी ये क्वालिटी है कि इट इज अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो
it is present, so definitely it is going to help in digestion. And digestion of what? All complex things. complex things को simple बनाने के लिए, उसके लिए जो hydration लगती है, जो water लगती है, जो quantity लगती है, वो सब ये provide कर रहा है, तो definitely it is helping in digesting the large molecules. Protect cell by destroying foreign invaders like bacteria and virus. Okay, and प्रोटेक्शन में डेफिनेटली देयर इज आल्सो वर्क. जब ये डाइजेशन में कर रहा है, वाटर की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके हैं जो डाइजेशन में कर रहे हैं मदद, तो वाटर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी जरूरी है कि वहां पे अगर मिल जाए चीजें तो चीज दैट ऑल टॉक्सिन्स कैन बी थ्रोड आउट. तो सेल टॉक्सिन्स को थ्रो करने के लिए थ्रू अ लिक्विड सिस्टम हम इसको कह सकते हैं that this is responsible. So it is also it is the same important for degradation of worn out organelles. जो useless organelles है cell के, how do we throw them out? तो उसके लिए भी ये जो enzyme इसकी है, it will help to throw it out. All right? उतना ही नहीं, अगर ये थ्रो नहीं कर रहा है, बड़ा ऑर्गेनल है तो बड़े ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर रहा है, जैसे हमने देखा हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो लार्ज ऑर्गेनल्स अगर डेड है तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है, और जिस तरह से वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने एंजाइम की वजह से, उस क्रिया को ऑटोलाइसिस कहते हैं, यानी खुद को खुद खत्म कर लेता है उसके डाइजेशन में भी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइसोसोम्स. तो ये एक तरह का समझ जाओ कुछ क्लीनिंग मैकेनिज्म का काम कर रहा है along with a small work of digestion. Okay? Yeah? Is that clear? Yes, ma'am. Any difficulty? No, ma'am. Okay. So I shall stop here for today. You all can go through till what I have done today, and we'll go little gradually, little slow, so that I hope all of you understand, rather than repeating it again, 2 times, 3 times. So if you go through it, if you understand it, and whatever is the doubt, you all can get back to me. Yeah? ठीक है? Any ठीक है, ma'am. difficulty? Any difficulty? No, ma'am. Yeah? Okay. Then I